नमस्कार, मैं रामानुज प्रताप सिंह दुर्वे, सहायक प्राध्यापक शासकीय बाला साहब देशपांडे महाविद्यालय कुनकुरी जिला जसपुर आप लोग के समक्ष आज भारतीय इतिहास की विषय वस्तु विज्ञान और तकनीक इस विषय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सब लोग को विदित है, भारतीय इतिहास की जो विषय वस्तु है सदैव परिवर्तनशील है। प्रत्येक युग की सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थिति ने उसे प्रभावित किया है। कई लोग का मानना है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी है, इतिहास सिर्फ राजनीतिक जो जीवन है, राजनीतिक घटना है उनका वर्णन है। लेकिन हम इसका गहराई से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इतिहास न केवल राजनीतिक वरन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और यहाँ तक कि उस काल की कला, संस्कृति और विज्ञान आदि कई चीज़ों का अध्ययन करता है। तो इससे पता चलता है कि इसका जो इतिहास की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। प्रसिद्ध इतिहासकार हेनरी मिलन ने भी कहा है कि इतिहास समाज में निवास करने वाले मनुष्यों की कार्यों और उपलब्धियों की कहानी। इसी परिभाषा से ही हम समझ सकते हैं कि इतिहास सिर्फ मानव का ही नहीं बल्कि उनकी क्रियाकलापों का, उनकी उपलब्धियों का और कार्यों का भी वर्णन है। प्रोफेसर A.L. राउज ने भी मिलन का मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि इतिहास की विषय वस्तु समाज के सभी पक्षों का वर्णन है, जिसमें भौगोलिक परिस्थिति, वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, उद्योग, प्रशासन, धर्म वह सभी चीज शामिल है। हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि जो इतिहास की विषय वस्तु है वो सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाओं के साथ साथ छोटी छोटी जो विशेषताएं हैं जो इतिहास को प्रभावित कर सकती हैं, वो भी इतिहास की विषय वस्तु है। विज्ञान और तकनीक एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है इतिहास की। आपने देखा होगा कि कभी भी जब दो राजाओं के मध्य युद्ध हो रहा है तो एक नई तकनीक का प्रयोग करके उस राजा ने एक राजा को प्रभावित कर दिया। जैसे बाबर की विजय जो भारत में हुई, उनका बहुत तक से तुलगामा पद्धति को दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निक है, विज्ञान और उससे निकलने वाले जो टेक्निक, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों ने भारतीय इतिहास को समय समय पर प्रभावित किया। अगर हम भारतीय इतिहास का विश्लेषण करें कि विज्ञान और तकनीक भारतीय इतिहास की कैसे विषय वस्तु कैसे है, तो सबसे पहले हमें विज्ञान और तकनीक को समझना होगा। अगर हम बात करें विज्ञान को, तो विज्ञान से तात्पर्य ज्ञान के उस क्रमबद्ध और योजनाबद्ध अध्ययन से है जिसमें तर्क, प्रस्तुतिकरण और प्रयोगों द्वारा जिसे सिद्ध किया जा सके। तो ये विज्ञान की परिभाषा है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें तर्क होगा, प्रस्तुतिकरण होगा और प्रयोग द्वारा सिद्धता होगी। अगर हम टेक्निक की बात करें, तकनीक का, तो तकनीक का अर्थ होगा विज्ञान का उचित प्रस्तुतिकरण जिसने उत्पादन, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्र में उसका विकास हो और जो मानव के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो। विज्ञान का जो इम्प्लीमेंट है, उसका प्रस्तुतिकरण है, वो तकनीक कहलाती है। भारतीय अगर संदर्भ में बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत में विज्ञान और तकनीक का हमें विकास देखने को मिलता है। मौर्य काल, जैसे हम मौर्य से पीछे जाएंगे तो जो हड़प्पा काल है, उस समय भारत में कई सारे बड़े सारे जो इमारत मिलते हैं, जैसे गोदीवाड़ा मिला है और तो जहाज चलते रहे होंगे, तो ये सब विज्ञान और टेक्निक की उपलब्धि थी, उसमें प्रौद्योगिकी इसमें हमें दिखता है। हम बात करें अगर प्राचीन भारत में, तो मौर्य काल से हमें स्पष्ट रूप से भारतीय तकनीक का हमें जानकारी मिलती है। उस समय जो निश्चित बड़ी बड़ी जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उससे हमें, और जो बड़े बड़े भवन बने उससे हमें भवन निर्माण तकनीक की जानकारी होती है। इसी प्रकार अशोक के जो स्तंभ हैं जिनकी लंबाई 50 से 60 फुट है, वजन लगभग 50 टन है, जो एकात्म है, एक ही पत्थर को काटकर इसको बनाया गया है। इन भारी भरकम स्तंभों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऐसी इसी अवस्था में लाया जाना भी कहीं ना कहीं एक कुशल टेक्निक का उदाहरण है। इसी प्रकार जो गुफाएं हैं और गुहागृह हैं, ये भी तत्कालिक जो विज्ञान और टेक्निक का एक विकासशील रूप हमें दिखाता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने कुछ गुफाओं का और अशोक के स्तंभ का चित्र आपको नजर आएगा। डॉक्टर स्मिथ ने जो मौर्यकालीन जो पॉलिश कला है उसकी अत्यंत प्रशंसा की है और उसे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शक्ति से परे बताया। ये जो पॉलिश कला है, इसका स्पष्ट उदाहरण हमें नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियों में नजर आता है। इसी प्रकार हम अगर आगे बढ़ें तो जो गुप्त काल है, गुप्त काल में भी हमें विज्ञान और टेक्निक का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें इस समय वैज्ञानिक प्रगति की, तो गुप्त काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि कई प्रमुख वैज्ञानिक हुए, जिसमें आर्यभट्ट प्रमुख था, जिसने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से ग्रहण होता है आदि सिद्धांत दिए थे। इसी प्रकार चरक, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी ये चिकित्सा विज्ञान में काफी प्रसिद्ध थे। अगर हम इसी के साथ बात करें गुप्त काल में, तो शून्य का आविष्कार, पाई का, अनंत का, ये जो सारे जो सिद्धांत दिए गए इसी समय दिए गए थे। तो ये बताते हैं कि गुप्त काल में भारतीय विज्ञान का विकास बहुत अपने चरम पे था, और भारतीय जो विज्ञान का जो अध्ययन है भारत में पर्याप्त मात्रा में होता था। इसी बात का उदाहरण हम अगर देखेंगे बाकी चीज़ों पे, तो गुप्त काल में अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें, तो उस समय सोना, चांदी, तांबा आदि जो धातुएं हैं उसको निकालने के भी जो विधि है वो भी पर्याप्त में ज्ञान था। धातु विज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण गुप्त काल में हमको देखने को मिलता है मेहरौली का लोह स्तंभ, जो इतने वर्षों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखा हुआ है। इसी प्रकार बिहार के सुल्तानगंज से एक 7 फुट ऊंची तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है बुद्ध की, तो वो भी हमें गुप्त कालीन जो आपका धातु विज्ञान है उसकी जानकारी देती है। इसी की बात अगर हम आगे बढ़ें, तो गुप्त काल के बाद जो गुप्तोत्तर का काल है, वहाँ हमें थोड़ा सा पतन दिखाई देता है। गुप्त काल के बाद भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का थोड़ा पतन दिखाई देता है। और इसके बाद लेकिन जब मध्यकाल आता है, तो वहाँ मध्यकाल में भी भारत में पर्याप्त रूप से हमें जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हमको देखने को मिलता है। अगर हम मध्यकाल की बात करें, तो मध्यकाल के जो विज्ञान और तकनीकी का मतलब हमें उतना विशेष वर्णन उपलब्ध तो नहीं होता, परंतु उसमें पर्याप्त मात्रा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका था। अगर हम बात करें मध्यकाल में विज्ञान की, तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें गणित का बहुत विकास हुआ, गणित विषय का काफ़ी विकास हुआ। इस समय नारायण पंडित ने गणित कौमुदी, बीज गणित, गंगाधर ने लीलावती, कर्म दीपिका, नीलकंठ ने तंत्र समग्र, और नीलकंठ ज्योतिर्विद ने ताजिक ने आदि अपने गणित के ग्रंथों को लिखा। इसी प्रकार फैजी ने बीज गणित का अनुवाद फारसी भाषा में किया। अकबर ने गणित भाषा के अध्ययन को मंजूरी दी, और उस समय जो मदरसों में गणित विषय की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी प्रकार जब हम बात करें मध्यकालीन में जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में हमें 2 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। एक तो हसदेव का मृग पक्षी शास्त्र, जिसमें विभिन्न पक्षी और जानवरों का वर्णन किया गया है, जिसमें जंगली जानवर के साथ साथ जो पालतू जानवर हैं उनका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार तुजु के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें भी हमें 36 प्रकार के जानवर और 57 प्रकार के वनस्पतियों का वर्णन मिलता है। जहांगीर ने जो अपने ग्रंथ में जानवरों के नस्ल सुधारने का भी वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि उस समय भी जीव विज्ञान का भी पर्याप्त अध्ययन किया जाता रहा होगा। इसी प्रकार हम जब बात करें रसायन विज्ञान की, तो मध्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विज्ञान की, वो है कागज का आविष्कार। मध्यकाल में भारत में कागज का आविष्कार हुआ, और मैसूर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सियालकोट, कश्मीर आदि प्रमुख कागज उद्योग के केंद्र थे। इसी प्रकार गन पाउडर का आविष्कार भी मध्यकाल में ही हुआ। ये भी जो रसायन विज्ञान है उसका उदाहरण है। इसी प्रकार परफ्यूम बनाने की कला, जो परफ्यूम बनाए जाते थे, वो मध्यकाल में एक प्रमुख विशेषता है। अगर हम खगोल विज्ञान की बात करें, तो इस समय महेंद्र सूरी ने फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक विद्वान था महेंद्र सूरी, उसने अपनी यंत्रजा नामक एक पुस्तक लिखी थी, और सवाई जयसिंह जो एक भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री थे, उसने जंतर मंतर का निर्माण किया था दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, ताकि वो उनका खगोल विज्ञान का अध्ययन कर सके। मध्यकाल के बाद में इसके साथ साथ हमें सिंचाई यंत्रों का भी विकास देखने को मिलता है। रहट एक प्रमुख सिंचाई यंत्र था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो जो मध्यकाल है अपने कपड़ों के निर्यात के लिए भारत में
पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो अगर हम देखेंगे तो जब कपड़ों के भारत में उत्तम किस्म के जब कपड़े बनाए जाते हैं तो चरखा और कपड़ा उद्योग में आने वाली कई मशीनें भारत में निश्चित रूप से रही होगी। मध्यकाल की जो प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा उदाहरण हमें जहाज रानी उद्योग में मिलता है। विभिन्न स्रोतों से हमें पता चलता है कि अकबर के बेड़े में 3000 जहाज थे और लगभग मुगलों के पास 13 प्रकार के जहाज थे, जो उनके प्रौद्योगिकी को दर्शाता है। मध्यकाल के बाद बात करें हम आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का एक भारत में जो विकास हुआ वो धीमी गति से हुआ। विश्व में वैज्ञानिकता और प्रौद्योगिकी का मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास होगा, लेकिन भारत में इसका विकास हमें धीमे से देखने को मिलता है। सबसे पहले जो अंग्रेज आए, अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत में मतलब वैज्ञानिकता की वृद्धि हो। वो चाहते थे कि भारत में उन्होंने उसी हद तक विज्ञान का अध्ययन कराया जिस हद तक उनके साम्राज्य के स्थायित्व के लिए काफी था। उनको लगता था कि भारत के लोग ज़्यादा बुद्धिमान हो गए तो हो सके वो बाद में ब्रिटिश जो सिस्टम है उसको नकार दें। तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के भारत में वैज्ञानिकता को पीछे रखा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में धीरे धीरे जो आधुनिक विज्ञान है उसका प्रवेश होने लगा। भारत में जो वैज्ञानिक पद्धति आई उससे भारतीय चिंतन को भी उन्होंने प्रभावित किया। तर्क और विज्ञान में विश्वास, मानवतावाद और मानव की प्रगति करने में क्षमता, ये सब सारी चीजें का धीरे धीरे भारत में प्रवेश होने लगा। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आधुनिकीकरण की थी, क्योंकि वो जानते थे कि उसके अभाव में भारत के हितों की रक्षा करना संभव नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने भारत में धीरे धीरे आधुनिकता की नीति अपनाई। अगर हम भारत में वैज्ञानिक विकास की बात करें तो भारत में जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक संस्था का निर्माण हुआ वो थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 में संस्था बनी। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी 1817, कलकत्ता मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी 1823 और मद्रास लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी 1818। ये प्रमुख संस्थाएं थे जिसने भारत में वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया और भारत में वैज्ञानिक शिक्षा की ओर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। भारत में 1813 और 1813 के चार्टर एक्ट और 1835 के जो मैकाले की घोषणा, उसके बाद भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीयों को वैज्ञानिक शिक्षा से दूर रखा और कभी भी विज्ञान को यहाँ के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया। यहाँ हमेशा वो जो साहित्य है उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। भारत में सर्वप्रथम 1875 में मद्रास विश्वविद्यालय ने विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया। उसके बाद बंगाल और अन्य यूनिवर्सिटियों ने उसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। अगर हम देखेंगे भारत में विज्ञान का, तो हमें मतलब ब्रिटिश भारत में अगर विज्ञान की बात करें तो अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय वैज्ञानिकों को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने भारत में जो अगर वैज्ञानिकता को बढ़ावा भी दिया तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। भारत में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने का कोई कार्य नहीं किया। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दम पर जब ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के नए नए शिखर को छू रहा था, तब अंग्रेजों ने भारतीयों का जो सिर्फ भारतीयों की जो वैज्ञानिक सोच है उसको पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने पूरी तरह से भारत में को वैज्ञानिक शिक्षा से दूर रखा। अंग्रेजों ने भारत में अगर किसी प्रकार का जो कार्य किए, वैज्ञानिक कार्य किए, वो भी अपने व्यापारिक फायदे के लिए। भारत में अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने कुछ उद्योग की स्थापना की। जैसे भारत में कपड़ा उद्योग की स्थापना की गई, वो भी भारत में सिर्फ वैसी चीज़ों की मतलब उन्हीं चीज़ों की टेक्नोलॉजी की अनुमति दी गई जो उनके व्यापार को किसी हद तक नुकसान नहीं पहुंचाता। भारत में सबसे पहले 1853 में कपड़ा मिल की स्थापना की गई, लेकिन जो बाद में 1879 में बढ़ के 56 हो गई। इसी प्रकार बंगाल में जूट मिल की स्थापना की गई 1855 ईस्वी में, जो 1882 तक 20 हो गई। तो इस प्रकार भारत में जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ, उसका विकास बहुत ही धीमे गति से हुआ। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत के ने तकनीक और वैज्ञानिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इस काल तक कपड़ा बनाने के कारखाने, चीनी उद्योग, कागज उद्योग,
सीमेंट, दिला सलाई, शीशा उद्योग आदि की स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश शासन की मंशा कभी भी भारत में वैज्ञानिक प्रगति की नहीं, इसलिए उन्होंने भारत में किसी प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की बात करें तो गुंडी में 1794 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा उसको मतलब उसका जो संचालन है एक सहृदय से नहीं किया गया। और बाद में रुड़की में 1847 में सिविल इंजीनियरों के लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई। अगर हम बात करें 1851 तक भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का, तो उस समय भारतीय की जो स्थिति है अत्यंत दयनीय बनी हुई थी। अंग्रेजों के समय भारत में जो भी थोड़े बहुत जो वैज्ञानिक शोध हुए वो पूरी तरह से स्वयं जो रिसर्च स्कॉलर थे उन्होंने स्वयं अपनी मेहनत से किए थे, उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला था। अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया में, तो भारतीय इतिहास जो ब्रिटिश भारत में सबसे ज़्यादा जो किसी विज्ञान ने प्रगति की थी तो वो थी चिकित्सा विज्ञान। इस समय रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया, मैकनमारा ने हैजा, हैपकिन ने प्लेग, रॉजर्स ने काला जार पर अपने शोध किए थे। अंग्रेजों ने जैसे कृषि पे काफ़ी वैज्ञानिक उन्नति हुई भारत में अंग्रेजों के समय, लेकिन उन्होंने वो अपने फायदे के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए उन्होंने बागानी विषयक शोधों को बढ़ावा दिया था। इसी प्रकार अगर हम बात करें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की, तो अंग्रेजों ने कुछ जो निर्माण किए थे वो भी भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सुंदर उदाहरण है, परंतु ये निर्माण बहुत ही सीमित गति और बहुत ही अपने फायदे के लिए किया था। जैसे भारत में रेल निर्माण जो हुआ वो उसमें हमें आधुनिक काल की जो टेक्नोलॉजी है उसका उदाहरण देखने को मिलता है, लेकिन ये भी अंग्रेजों ने सिर्फ अपने व्यापारिक लाभ के लिए किया था ताकि कच्चा माल आसानी से इंग्लैंड निर्यात हो सके और वहाँ से जो तैयार उत्पाद है वो भारतीय बाजारों में पहुँच सके। भारत में 1914 में बना पब्बन ब्रिज भारतीय टेक्नोलॉजी का जो ब्रिटिश भारत की टेक्नोलॉजी का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर हम भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो ब्रिटिश द्वारा किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध ना कराने के अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करने के बावजूद जगदीश चंद्र बोस जिसने जड़ और चेतन पदार्थों पर विद्युत से उत्पन्न आणविक क्रिया का अध्ययन किया था, रामानुज जिसने गणित शब्द विषय पे अपने कार्य किए, पीसी राय, सीवी रमन, एस.एन. बोस जिसने आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया, और मेघनाथ शाह जैसे विद्वान थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत में अपने कार्यों को, अपने शोधों को अंजाम दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास की विषय वस्तु विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमेशा से रही है। समय समय पे कभी वो ज़्यादा विकसित अवस्था में रही है, कभी उसकी प्रगति बाधक रही है, लेकिन इतिहास की एक विषय वस्तु के रूप में विज्ञान और टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। धन्यवाद।